कि जो हिंदुओं के लिए सिखों के लिए वो मुसलमानों को दे रहे हैं। वो तो सब एकजुट है। अगर कश्मीर की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट होकर रहते हैं। नहीं, ये तो गलत है। आपने देखा नहीं 1990s में हिंदुओं को वहां से मार के भगा दिया गया। आपने ये भी नहीं देखा कि 1991 में आपने देखा कि किस तरीके से कुन पोशपुरा का जो हालत बनी। नहीं, ऑब्वियसली कोलैटरल उस तरीके की चीजें होंगी जब आप कम्युनल फोर्सेस। वो चीजें सबको याद है, मगर जो कश्मीर घाटी में उन कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ वो किसी को याद। वो जिहादिस्ट एलिमेंट्स ने किया, जिसमें कश्मीर की सोसाइटी, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनकी मॉरल सपोर्ट थी। कश्मीर वही कश्मीरी जो हैं, वही कश्मीरी मुस्लिम जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनका हिस्सा है, शाना बशाना खड़े होते हैं। और उस वक्त में भी जो है कश्मीरी मुस्लिम थे उनके साथ चले। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये तथ्यों से बिल्कुल अलग है। आपसे सवाल एक रहेगा, जम्मू कश्मीर को एक साथ देखा जाता है, नाम भी एक साथ लिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। आप जो है आपकी पार्टी जो एकजुट जम्मू, तो कश्मीर वालों के साथ आपको कोई परेशानी है या फिर कश्मीर को आप अलग करना चाहते हैं? रहेगा, आप लैंड जिहाद पे हमेशा बताते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते हैं, मगर लैंड जिहाद में आपको बता दूं कि जिस तरीके का वाक़या पेश हुआ था उसमें जो है आप लैंड जिहाद पे बोले, मगर आप बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोले, जबकि JDA से नोट्स भी जो है बीजेपी को गया। नहीं, ऐसी कोई भी बातचीत आपने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ? आप किस नेता के बारे में कह रहे हैं? मैं अभी कह देता हूँ, बताइए। मैंने बिल्कुल, मगर उस वक्त जब आप लैंड, उस वक्त भी मेरे जो इंटरव्यूज हुए मैंने उसमें कहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके से नहीं कहा, लेकिन कहने के तो बहुत सारे तरीके होते। आप अगर चाहते हैं किसी भी बीजेपी के नेता के बारे में, देखिए बीजेपी, हम कौन होते हैं बताएं? मैं ये कह रहा हूँ, झूठ को आधार बनाते हैं और तय करते हैं कि सत्ता हमने कश्मीर में देनी है, अलगाववादियों को देनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सोच। अब अलगाववादी हमेशा जो है कश्मीर के बारे में अलगाववादी है। आर्टिकल हटाने के बाद, यानी कि जब यूनियन टेरिटरी बनी उसके बाद जो है कई तरह पार्टियां हमें नज़र आई। आपको बता दूं, जैसे कि अपनी पार्टी, और आपको बता दूं इसी सब के बीच एक और पार्टी निकल के सामने आई जिसका नाम जो है एकजुट जम्मू पार्टी रखा गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट और इसी के साथ साथ पार्टी के सरबराह अंकुर शर्मा जी। सबसे पहले खैर मकदम आपका सर, टाई बैठो। बहुत धन्यवाद सर। आपसे सवाल रहेगा, क्या मजबूरी रही पार्टी क्रिएट करने की? क्या ऐसी जो है आपकी मजबूरी रही, और क्या पार्टी, आपका मुद्दा मंशूर क्या है आपकी पार्टी? देखिए, पिछले 70 साल का अगर आप इतिहास देखें जम्मू कश्मीर का, तो स्टेट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके वो ये है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता और टोटल पॉलिटिकल कंट्रोल कश्मीर के हाथ में दे के मामला आगे चलाना है। इस पॉलिसी पैराडाइम में ये नेसेसरी है कि जम्मू संभाग को कश्मीर की कॉलोनी बना के रखना है। उसके लिए नेसेसरी है कि जम्मू संभाग को डिसएम्पावर्ड रखना है, पॉलिटिकली और अदरवाइज भी, और जम्मू संभाग को एक सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखना है। अब इस सच्चाई से जब हमने सरोकार किया, व्हेन वी रियलाइज्ड, हम पिछले 7-8 वर्षों से जिस तरीके से पॉलिटिकल फील्ड में रह के हम कार्य कर रहे हैं, सो यू विल ऑल्सो अप्रिशिएट कि हमारे संघर्ष में बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई हमें। तो जब हमने इस सच्चाई के साथ सरोकार किया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा बल्कि ये करने में कि जम्मू संभाग के लिए एक रीजनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल व्हीकल क्रिएट किया जाए। रीजनल हो, वैचारिक हो, चीज़ों को समझने वाला हो, किस तरीके के पॉलिसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जम्मू का लोकस और फोकस क्या है, जम्मू खड़ा कहाँ है, जम्मू संभाग, जम्मू के 10 जिले। तो हमें यही सोल्यूशन नज़र आया। तो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जम्मू की पॉलिटिकल लिबरेशन खासकर, जिसके साथ वो तमाम चीज़ें जुड़ी हैं, डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, हमारे लोगों की सुनवाई ना होना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितना भी सारी जो प्रताड़ना हम फेस कर रहे हैं उसका रिड्रेसल हो सकता था। इसीलिए ये जिम्मेवारी हमने अपने कंधों पे उठाई कि जम्मू संभाग को ये पॉलिटिकल ऑप्शन देने की जिम्मेवारी हम लेंगे। मगर अंकुर जी, आपसे सवाल एक रहेगा, जम्मू कश्मीर को एक साथ देखा जाता है, नाम भी एक साथ लिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। आप जो है आपकी पार्टी जो एकजुट जम्मू, तो कश्मीर वालों के साथ आपको कोई परेशानी है या फिर कश्मीर को आप अलग करना चाहते हैं? नहीं, हमने तो कहा कि जम्मू संभाग को अलग स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया जाए। अगर इकट्ठा करके रखेंगे तो फिर वो दिल्ली की उसी नीति के हिसाब से चलेगा जिसमें जम्मू सेकंड ऑर्डर स्टेटस में है। अब जम्मू सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रहे, ये किस तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा, आप कश्मीर संभाग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अलगाववाद, सेपरेटिज्म की मूवमेंट वहाँ पिछले 70 साल से चल रही है। 1990s में उसकी पराकाष्ठा आपने देखी जब वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड किया गया। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो आपके पास क्या चाह रहा है बट टू get yourself liberated from the clutches of Kashmir.
तो इसीलिए हमने ये तय किया कि जम्मू संभाग को अलग ही करवाया जाए कश्मीर से, और कश्मीर में जो अलगाववाद की राजनीति है उसे तोड़ने के लिए, उसे क्वेल करने के लिए, खत्म करने के लिए डायरेक्टली उसे केंद्र यूनियन टेरिटरी दो हिस्सों में डिवाइड करके एक विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को रिसेटल करने के लिए और दूसरा कश्मीर वैसे करे, देश की एकता और अखंडता को मद्देनजर रखते हुए और ये चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि जम्मू संभाग के 10 जिलों में रहने वाले लोग राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादियों को ही हमने ताकतवर बनाना है, उन्हीं के हाथ में सत्ता सौंपनी है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर आपका हर एक स्टेटमेंट जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ होता है, ये किस तरीके की राजनीति? देखिए, कम्युनिटी के खिलाफ आप कोई एक स्टेटमेंट बता दीजिए। रोशनी कानून को अगर हमने चुनौती दी तो हमने ये कहा कि भाई इस कानून के जरिए कम्युनल एलिमेंट्स, सेसेशनिस्ट एलिमेंट्स जो कश्मीर के थे, उनका उद्देश्य था कि हिंदू मुसलमान फसाद क्रिएट करना है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में जब आप एक लीगल इम्यूनिटी दे देते हैं 2 क्राइम्स करने के लिए, गौहत्या करने के लिए, ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए, तो आपकी मंशा ये रहती है कि 2 कम्युनिटीज़ को लड़ाना है। अब इन चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ना तो सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ने वाली बात है। इन इश्यूज़ के खिलाफ, मैं 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, या फिर बाकी अलगाववाद की राजनीति धर्म के आधार पर चलाना, उसके विरोध में आवाज़ उठाना, तो कम्युनिटी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली बात नहीं हुई। ये तो उन सेसेशनिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, कम्युनल, इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली बात हुई। मुझे नहीं लगता है कि ये लार्जर कम्युनिटी का ये विश्वास होगा कि वो भी इसी तरीके का विचार रखती है जैसे महबूबा मुफ्ती रखती है या फारूक अब्दुल्ला रखते हैं। इस तरीके का विचार वो विचार रखते हैं जिहादिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, जिन नेताओं की मैंने बात की। उनका उद्देश्य ये है कि तरीके से पाकिस्तान के अलगाववाद के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया की डेमोक्रेटिक स्पेसेस को इस्तेमाल करिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करिए और अपने कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाइए। फॉर इंस्टेंस, जब 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर पास किया गया तो उसे छुपा के रखा गया, लेकिन वो डीएम्स और एसएसपीज को सौंप दिया गया और उसमें 5 पन्ने के ऑर्डर में पन्ना नंबर 1 पे और लास्ट अल्टीमेटली पेज नंबर 5 पे ये लिखा था कि अगर मुसलमान ज़मीन पर कब्जा करता है जम्मू संभाग में तो कोई डीएम, कोई एसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। इस तरीके की सोच, ये आदेश किया मुख्यमंत्री ने, तो ये आदेश पढ़ के तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके के विचार वो रखते हैं। अगर आपने हिंदू मुसलमान के बीच में सद्भाव बढ़ाना है तो क्या आप मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी देंगे गौहत्या करने के लिए और ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए? क्या आप ये सिस्टम इंश्योर करेंगे जिस सिस्टम के जरिए आपके जितने भी जंगलात हैं, जितने भी फॉरेस्ट बेड्स हैं, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एनक्रोच करके बढ़ जाए? ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे तो समाज में तो फसाद पैदा होगा। जब आप सिलेक्टिव किसी को बेनिफिट देंगे तो समाज में तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको ये भी याद होगा कि जून 2016 में मैं सुप्रीम कोर्ट में स्वयं गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से ये गुहार लगाई कि जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स को गलत तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी को दिया जा रहा है। यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स, खासकर जो आर्टिकल 29 और 30 में है, उनका हनन हो रहा है। तो माइनॉरिटी राइट्स तो धर्म के आधार पर मिलते हैं कि धर्म के आधार पे अगर आपकी जनसंख्या कम है तो आप माइनॉरिटी हैं और मेजॉरिटी के अगेंस्ट, मेजॉरिटी से प्रोटेक्शन के लिए आपको ये विशेष अधिकार मिलेंगे। अब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकार अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी को सरकार दे रही हो तो क्या वो कम्युनल माइंडसेट नहीं है सरकार का? उस कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना क्या वो कम्युनल है? तो ये उनके माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ कि जो हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, वो मुसलमानों को दे रहे हैं। वो तो सब एकजुट है। अगर कश्मीर की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर रहते हैं। नहीं, ये तो गलत है। आपने देखा नहीं 1990s में हिंदुओं को वहां से मार के भगा दिया गया? आपने ये भी नहीं देखा कि 1991 में आपने देखा कि किस तरीके से कुन पोशपुरा का जो हालत बनी? नहीं, ऑब्वियसली कोलैटरल उस तरीके की चीज़ें होंगी जब आप कम्युनल फोर्सेस, वो चीज़ें सबको याद है, मगर जो कश्मीर घाटी में उन कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ वो किसी को याद नहीं। किस शर्मा उस पे आप स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात कर सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि वहाँ पे 1990s में कश्मीर वैली से और 1990s के बाद और अर्ली 2000 में हिंदुओं का लगातार नरसंहार होता है। किन्होंने किया? वो जिहादिस्ट एलिमेंट्स ने किया, जिसमें कश्मीर की सोसाइटी, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनकी मॉरल सपोर्ट थी। कश्मीर वही कश्मीरी जो हैं, वही कश्मीरी मुस्लिम जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उनका हिस्सा है, शाना बशाना खड़े होते हैं और उस वक्त में भी जो है जो कश्मीरी मुस्लिम थे उनके साथ चले। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये तथ्यों से बिल्कुल अलग है। जहाँ तक कश्मीरी हिंदुओं की रिसेटलमेंट की बात है तो जिस तरीके से रिसेटलमेंट हो सकती है, जब भी वो एक सिंसियर एफर्ट करने की कोशिश की जाती है तो कश्मीर का समाज डट के उसे अपोज करता है। और आपकी बातों से भी ये लगता है कि आप भी जो है इन कम्युनिटी के खिलाफ जो काफ़ी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, इनके लिए जो है अलग से अपनी जो है पार्टी कर रहे हैं? नहीं, हमने तो जम्मू संभाग 10 जिलों की बात की और इसमें तो हर धर्म के लोग रहते हैं और मैं जम्मू संभाग में रह के ऑपरेट करते हैं हम। और जम्मू सिटी में तो आप देखते हैं कि हर धर्म के लोग रहते हैं
और कम्युनलिज्म के खिलाफ आवाज़ हम उठाते हैं। अब एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनलिज्म ही आपको नज़र आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है जैसे आपकी जनसंख्या है। तो क्यों नहीं यहाँ पे मुसलमानों को भी खड़े होकर इन इस्लामिस्ट, जिहादी, सेपरेटिस्ट और फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट चीज़ों के विरोध में खड़ा होना चाहिए। मैंने आपको जितनी भी, देखिए बात हम कोई भी कर लें, लेकिन जब मैंने आपको बताया, सवाल यहाँ पे यही रहता है ना कि अगर हम देखें तो 1990 सबको याद है, मगर 1991 किसी को याद नहीं। देखिए 1991 में क्या याद आप करवाना चाहते हैं? 1991 में भी कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाला जा रहा था। जुनून पोशपुरा का वाकया आपको नहीं याद? जब आप आतंकवाद को समर्थन देंगे जी, जब आप आतंकी अपने समाज में खड़े करेंगे, जब आप बंदूक का सहारा लेके अपनी कोई जंग लड़ने का निर्णय करेंगे और जिस जंग का जो आधार है वो देश की भावना के खिलाफ है, तो प्रॉबेबली इस तरीके की चीज़ें होंगी। नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें तभी नहीं रिपीट होंगी जब आप असल प्रॉब्लम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। असल प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में जिहाद की है, असल प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की है, जिसमें कश्मीर में रह रहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वहाँ के जो लोग हैं वो उसका शिकार होते हैं। तो आप ये कहेंगे कि भाई इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, इस बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उससे सोल्यूशन नहीं होगा। आपको पहले उन फोर्सेस को धकेलना है पीछे जिसके कारण ये समस्या हो रही है, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे नहीं। और जो विक्टिम है, हिंदू समाज जो विक्टिम है कश्मीर में नरसंहार का, जब वो अपने हकों वहाँ से निकाल दिया गया ना, एथनिक क्लिनजिंग हुई ना, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहाँ पे कितने लाख जो हिंदू हैं उनको अपना घर छोड़ के आना पड़ा, और रेप्स हुए, मर्डर्स हुए, आरे तक से काटा गया, गोलियां मारी गई। लोकल जो कश्मीरी मुसलमानों ने तो ऐसा नहीं किया ना उनके साथ। JKLF कौन थे? आप ये बात नहीं समझ रहे हैं, उस वक्त कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जो उनके साथ खड़े। एक्सेप्शंस थी। ओवरऑल समाज में रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन ऑल टाइम हाई थी, इस समय भी बहुत हाई है। अभी भी वहाँ की परिस्थिति बदली नहीं है। रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बने हैं, दिन रात अभी भी काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार से यही शिकायत है कि सरकार ने अभी तक उन इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन के इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त नहीं किया। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेडिकलाइजेशन वहाँ पे करवाते हैं, और इस समय तो समाज वहाँ पे पूरा एक पैरामिलिट्री समाज बन गया है। तो आप एक्सेप्शंस ढूंढ के लाएंगे कि किसी का संस्कार किसी ने कर दिया, या आप एक्सेप्शन ढूंढ के लाएंगे कि किसी की शादी में कन्यादान कर दिया, उससे एक्चुअल सिचुएशन रिवील नहीं होती। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि वहाँ 5 लाख से अधिक हिंदुओं को नरसंहार करके वहाँ से निकाला गया था, इसीलिए धर्म के आधार पर। खैर वो लोग जानते हैं बेहतर कि किस तरीके के हालात जो है 1990 में बने। सवाल एक रहेगा, आप लैंड जिहाद पे हमेशा बताते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते हैं, मगर लैंड जिहाद में आपको बता दूं कि जिस तरीके का वाकया पेश हुआ था उसमें जो है आप लैंड जिहाद पे बोले, मगर आप बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोले, जबकि JDA से नोट्स भी जो है बीजेपी को गया था। नहीं, ऑब्वियसली हमने बिल्कुल बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा कि जहाँ पे एनक्रोचमेंट के केसेस हैं, जहाँ पे इनफैक्ट बड़े लोग शामिल हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं ये रोशनी जजमेंट जो मेरे केस में हुई, जिसमें करवाई, कैटेगोरिकली कोर्ट ने हमारी सबमिशंस के बेसिस पे ये कहा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मंत्री रहे, MLAs रहे, ब्यूरोक्रेट्स रहे, उनको ऑन टॉप प्रायोरिटी रख के उनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाए। तो ये तो हमारी जजमेंट में हमने अपनी सबमिशंस के आधार पर लिखवाया। आप हमेशा मैं ये वही कह रहा हूँ। तो जहाँ तक बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने लैंड एनक्रोचमेंट की है, उनको तो टॉप प्रायोरिटी पे रख के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बयानबाजी इस तरीके की आपसे नजर नहीं? देखिए, बयानबाजी मेरे इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार हुआ। अब सपोज कोई एक इंडिविजुअल केस आपके सामने आता है और इंडिविजुअल टारगेटिंग जब आप करते हैं तो उससे कुछ हासिल होता नहीं है। इंडिविजुअल नहीं, ऐसी कोई भी बातचीत आपने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं। आप किस नेता के बारे में कह रहे हैं? मैं अभी कह देता हूं, बताइए। मैंने बहुत अपने इंटरव्यूज में कहा। बिल्कुल, मगर कोई उस वक्त जब आप लैंड, उस वक्त भी मेरे जो इंटरव्यूज हुए मैंने उसमें कहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके से नहीं कहा, लेकिन कहने के तो बहुत सारे तरीके होते। आप अगर चाहते हैं किसी भी बीजेपी के नेता के बारे में, देखिए बीजेपी, हम कौन होते हैं बताने वाले? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं, आप सवाल पूछना चाहते हैं, पूछें, मैं नाम लेके खुल के जवाब दूंगा और बोलूंगा कि उस केस में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में और लोगों ने नाम लेके पूछा कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, और हमने तो कहा कि खासकर बीजेपी के वो लोग, क्योंकि अब लेटेस्ट पावर में यही रहे, इन्होंने जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट की है, जो गलत फैसले लिए, इन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। आई हैव सेड दिस। और खासकर सरकार को मैंने ये भी कहा बहुत बार कि ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि जो लोग पावर में हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सरकार इस समय यही मैसेज दे रही है। अल्टीमेटली रोशनी केस में भी रिव्यू पिटीशन फाइल करके सरकार ने इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस को स्टॉल किया है। तो ये सरकार कौन है? बीजेपी ही है। बीजेपी के लोगों को बचाने का काम कर रही है, और बाकी भी सारे जो इनक्रोचर्स उनको बचाने का काम कर रही है, इस तरीके से सबवर्सिव रोल प्ले करके। तो बीजेपी के जितने भी नेता जिनके ऊपर ज़मीन इनक्रोचमेंट के आरोप हैं, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि JDA को या सरकार को
फर्स्ट इंस्टेंस में उन पे एफआईआर लगा के उन्हें जेल भेजना चाहिए। अंकुर जी, एक सवाल रहेगा, क्या एकजुट पार्टी जो है आर्टिकल 370 को वापस लाने के साथ है? नहीं, हमने तो 370 को खत्म करवाने के लिए जमीन पे जंग लड़ी है। आर्टिकल 35A के खिलाफ तो हम सुप्रीम डेवलपमेंट क्या आई अगर आप उनके साथ नहीं हो? आर्टिकल 370 हटाने पे आपने जंग लड़ी है, तो क्या डेवलपमेंट जम्मू में? देखिए समझिए, आर्टिकल 370 खत्म होना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक सेटअप के रूप में खड़ा करता था विद इन द सेकुलर पॉलिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि 370 क्या कहता था? 370 ये इंश्योर करता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यही आर्ग्यूमेंट इनका हमेशा रहा, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए यहाँ पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग झंडा और अलग संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्टेट विद इन स्टेट। और उसका आधार क्या था? मुस्लिम सब नेशनलिज्म। क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए आप अब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए या शेख अब्दुल्ला और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अगर दिमाग से देखें तो काफिरों का कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए। भाई ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, काफिरों का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लागू होगा? कोई ऐसी स्टेट है? सुनिए, मुस्लिम के खिलाफ ही आप नहीं, मुस्लिम कम्युनलिज्म के खिलाफ। जब मैंने ये कहा कि भाई जब आपकी सोच ये है कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा, तो मैं कम्युनल हूँ या ये सोच रखने वाला व्यक्ति कम्युनल है? आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसी स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में, इस समय तो 29-30 के करीब हो गई, जहां पे इस तरीके का प्रोविजन था स्टेट विद इन स्टेट और जिसका आधार था टू नेशन थ्योरी? बदलाव क्या दिखा आपको? बदलाव कैसे दिखेगा? हमने यही कहा कि 370-35 से खत्म करना पहला स्टेप था, उसके बाद 10 कदम उठाने थे, जिसके बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बीजेपी सरकार को जूते मारते हैं। मारते आप जूते बराबर? आपने नहीं, आपने हमें फॉलो किया। प्रॉबेबली आप अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, डेटा निकालेंगे, तो आपको ये हमेशा हमारे वक्तव्यों में नजर आएगा। और हमने स्पेसिफिक इश्यूज को भी पॉइंट आउट किया कि क्या क्या नहीं। हमने कहा कि 10 कदम आपको और उठाने थे, लेकिन आप तो बैकडोर से 370 और 35 को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। डोमिसाइल लॉ कोई डिमांड नहीं थी जम्मू संभाग से, और जम्मू संभाग की डिमांड पे 370 खत्म हुआ था। डोमिसाइल लॉ इन्होंने आर्टिकल 35A को बैकडोर से री एंटर कर दिया। कहाँ से क्या होगा? कहाँ से तरक्की होगी? कहाँ से डेवलपमेंट होगी? जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का है, उसको तो भारत सरकार पूरे तरीके से फैसिलिटेट करने का काम कर रही है। उसकी ग्रोथ में कहाँ से डेवलपमेंट और तरक्की होगी? जब आप 2011 के फर्स्ट सेंसस पे डिलिमिटेशन करवाते हैं और जम्मू कश्मीर में शैम डेमोक्रेसी रिस्टोर करते हैं, कहाँ से तरक्की होगी? आप असली डेमोक्रेसी रिस्टोर तो तब करेंगे ना जब आप जनसंख्या को सही तरीके से लोगों के सामने पेश करेंगे, जिस आधार पे रिप्रेजेंटेशन होनी है लोगों की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, विधानसभा में। झूठ को आधार बनाते हैं और तय करते हैं कि सत्ता हमने कश्मीर में देनी है, अलगाववादियों को देनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सोच अलगाववादी हमेशा जो है कश्मीर के बारे में अलगाववादी। आप अगर सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो भी अलगाववाद की बात करता है। अगर आप प्री 1953 स्टेटस एनसी का वो आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल हट गया, अभी बदलाव चाहते हैं कई तरह लोग जो है, अमन चैन सुकून चाहते हैं। पीएचडी में ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट से सब कहते हैं कि 370-35 से वापस आना चाहिए। वो उनका बुनियादी हक। नहीं, बुनियादी हक की बात, हक क्या था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा, ये हक था। इसी आधार पे पाकिस्तान बना था। देखिए, आप तय कर लीजिए कि अगर आप मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं तो आप इस तरीके की चीज़ों से, इस तरीके के प्रिंसिपल्स पे अगर स्टेट चलाएंगे तो क्या आपको ये एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान भी हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है फिर वैसे ही सिस्टम चलाए? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। और डबल स्टैंडर्ड्स की भी बात नहीं, बात यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत ने अपने आप को एक सेक्युलर एंटिटी के तौर पे खड़ा किया, तो फिर कोई भी कंस्टिट्यूएंट इंडियन यूनियन का जो एक स्टेट है, वो पाकिस्तान जिस सोच पे खड़ा हुआ था, टू नेशन थ्योरी, कि हम एक डिफरेंट कॉम है, अलग नेशन है, इसलिए अलग चाहिए, वैसा कोई भी स्टेट यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। 370-35 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को एक इस्लामिस्ट डोमेन के रूप में खड़ा किया था, एक स्पेशल ट्रीटमेंट देके, मुस्लिम सब नेशनलिज्म को आधार बना के। इसके अलावा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो कोई कारण नहीं था ना 370-35 को इंट्रोड्यूस करने का। ये आपने महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला को कई बार कहते हुए भी सुना होगा कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि ये आइडिया देश के आइडिया को डिफीट करता है। इसमें समस्या ये है कि ये टू नेशन थ्योरी को प्रमोट करने वाला आइडिया है। इसमें समस्या ये है कि आप एक सबवर्सिव एक्ट करते हैं और देश के साथ गद्दारी करते हैं इस तरीके की चीज़ करके। जम्मू कश्मीर भी एक सेक्युलर डोमेन के रूप में खड़ा किया जा सकता था इन द एब्सेंस ऑफ 370-35 वो होना था, लेकिन आपने बुनियादी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इसे ऐसा खड़ा किया। इसलिए आपने देखा कि यहाँ धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, यहाँ धर्म को आधार बना के माइनॉरिटीज़ को उनके फंडामेंटल राइट्स डिनाई किए जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेकुलर स्टेट, हिंदू स्टेट, सेकुलर स्टेट, इस्लामिक स्टेट, अगर जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट नहीं होता इन प्रैक्टिकलिटी, तो मुझे बताइए
नॉन मुस्लिम्स के हकों को मुसलमानों को सरकार कैसे दे रही होती। किस तरीके के हक? आर्टिकल 29 और 30 में जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, 60 से 70 स्कीम्स का जो बेनिफिट है और माइनॉरिटी स्टेटस, जिसको लेके 12 मार्च 2018 में मैं स्वयं केस जीत के आया हूँ सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ पे एफिडेविट फाइल किया कि नहीं, ये मुसलमानों को नहीं दिए जाएंगे, ये नॉन मुस्लिम्स को दिए जाएंगे, क्योंकि वो माइनॉरिटी है। जम्मू कश्मीर में मुसलमान 69% हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, मेजॉरिटी में है। क्या वो माइनॉरिटी के राइट्स ले सकते हैं? तो 60-70 स्कीमों का फायदा जो हिंदुओं को, सिखों को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को मिलना है, वो मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है? तो ये हो गया ना, अलग अलग करना है, खासकर देखिए, माइनॉरिटी राइट्स धर्म के आधार पे ही डिटर्मिनेशन। मैं हिंदू मुसलमान माइनॉरिटी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो धर्म के आधार पे तय होता है कि कौन माइनॉरिटी है। देखिए, मुस्लिम्स नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी है ना, तो मुस्लिम्स है ना, धर्म को ही आगे रख के उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है ना। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। कम्युनल वो लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट वो लोग हैं जो हिंदुओं के लिए आने वाले हक मुसलमानों को दे रहे हैं। माइनॉरिटी राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान शब्द का जो प्रयोग कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान आप भी तो फिर माइनॉरिटी, तो फिर ठीक है, फिर माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाना चाहिए। हमारी अल्टीमेट डिमांड तो यही है कि सब सिटीजन्स होने चाहिए, कि आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच कि आपने इतना वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे एकजुट जम्मू पार्टी के सरबराह यानी कि प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी। बहुत सारी बातचीतें इनसे हुई और उम्मीद है कि आपके जो सवालों के जवाब हैं वो आप तक पहुंच गए होंगे। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।